एमटीकेट में तकरीबन एक हफ्ते का वक्त बाकी है और अभी तक तमाम स्टूडेंट्स ने अपना मुकम्मल करिकुलम जो है वो सही तरह से पढ़ लिया हुआ है, सही तरह से याद कर लिया हुआ है। और एक चीज जो अभी तक मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने बताया कि अभी तक उन लोगों को एक चीज जिसमें प्रॉब्लम आती है कि टॉपिक मुकम्मल तौर पे याद है, उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज भी किया हुआ है, मगर फिर भी जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने बैठते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करने बैठते हैं, तो एमसीक्यूज में गलती हो जाती है। क्लास में टीचर एमसीक्यूज देता है, बच्चे से पूछता है कि बच्चे इसका आंसर क्या है, बच्चे से आंसर गलत होता है, फिर टीचर जब एक्सप्लेन करता है तो ख्याल आता है कि यार हाँ ये आंसर हो सकता था, ये आंसर मैंने क्यों नहीं सोचा। तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स बेसिकली करते ये हैं कि वो एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त वो थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, चाहे जितनी मर्जी उनकी तैयारी अच्छी हो, जितने मर्जी कॉन्सेप्ट्स उनके अच्छे हों, उससे कोई गर्ज नहीं होती उन एमसीक्यूज के गलत होने की। एमसीक्यूज गलत सिर्फ इस वजह से होते हैं कि बच्चों को वो पॉइंट्स नहीं पता होते कि उन्होंने अगर किसी एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, उन्होंने किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, कौन सी चीजें हर एक एमसीक्यूज की लैंग्वेज में मौजूद होती हैं जो उनको बच्चों को बेसिकली कंफ्यूज कर रही होती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने से कैसे बचा जाए। और अगर एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में एमसीक्यूज पूछा गया और बच्चा अनश्योर है कि यार इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो फिर किस तरह से लॉजिकल रीजनिंग को यूज किया जाए, किस तरह से दिमाग को लगाया जाए और फिर उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो निकाला जाए उन चार ऑप्शंस में से। तो यही तमाम पॉइंट्स के हवाले से अभी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं फिर। अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले तुम्हारे पास एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने का ना यूनिवर्सल गेम प्लान आता है। ये जो यूनिवर्सल गेम प्लान है ये मेनली उन एमसीक्यूज पे तो 100% तुम्हारी हेल्प करेगा जिन एमसीक्यूज का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है। मगर अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज है जिसके ऊपर बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, उसके बारे में हम लोग एक और वीडियो में बात करते हैं अभी। तो बच्चों ये जो यूनिवर्सल एमसीक्यूज का गेम प्लान होता है कि सबसे पहले तुम लोगों ने स्टेम को या स्टेटमेंट को, एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट होती है उसको कम से कम 2 दफा पढ़ो। अगर एमसीक्यूज में कोई कंफ्यूजन है, अगर तुम अनश्योर हो कि यार ये वाला आंसर ए बनता है, सी बनता है, डी बनता है, कौन सा आंसर बनता है उसके बारे में श्योर नहीं हो, स्टेटमेंट को 2 दफा पढ़ो। और स्टेटमेंट को 2 दफा पढ़ने की एक और रीजन होती है कि बच्चों अक्सर औकात तुम लोग टास्क वर्ड को भूल जाते हो, उसको मिस कर जाते हो। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में लिखा हुआ पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है एक चीज की, एंड पे जाके उन्होंने एक्सेप्ट लिख दिया, एक एक्सेप्शन डाल दी वहां पर। तो एमसीक्यूज का जो आंसर होगा वो मुकम्मल तौर पर ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इसकी हम लोग अभी एग्जांपल के साथ बात करते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों, हमेशा ये करने की कोशिश करो कि जब कभी भी तुमने एमसीक्यूज की स्टेम पढ़ी है, जो स्टेटमेंट पढ़ी है, ऑप्शंस को देखने से पहले खुद सोचो कि इसका आंसर क्या बनता है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ये चीज मुश्किल होगी, मगर कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सारी चीजें याद हैं, सारी चीजें याद होती हैं बच्चों को। तो अगर तुम्हें सारी चीजें याद नहीं है, तुम्हारे लिए ये वाली चीज करना मुश्किल होगी, इम्पॉसिबल नहीं है। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को पढ़ो और इसको एज अ क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डील करने की कोशिश करो पहले तो, कि यार ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का क्या आंसर हो सकता है। और फिर जैसे ही तुम ऑप्शंस के पास जाओगे तुम्हें फौरन से आंसर वहां से मिल जाएगा, आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। दुनिया में एमसीक्यूज को सॉल्व करने का जो सबसे पुराना, सबसे बेसिक मेथड है वो एलिमिनेशन वाला मेथड है। अगर एमसीक्यू सही नहीं आता, ऑप्शन सही नहीं पता, तो गलत ऑप्शंस को निकालना शुरू कर दो। अब ये वो चीज है जिसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होगा तो एलिमिनेशन वाले मेथड को यूज करके तुम कभी भी एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुक्का लग सकता है। और तुक्का कैसे लगाया जाए ये तुम लोगों ने जरा कमेंट में मुझे बताना है कि इसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए कि यार अगर तो हमें आंसर आता ही नहीं है, एमसीक्यूज हमने पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो आ गए, फिर भी टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स को यूज करके हम फिर भी क्लोज टू द आंसर जा सकते हैं। और वहां पे भी जब हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज को निकालेंगे तो हमें सही आंसर फिर भी मिल जाएगा, उसके लिए भी टेक्निक्स होती है, मगर उनको एक अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन तुम लोगों ने करनी है। फिर बच्चों हमारे पास जो सर्वाइवर्स रह जाते हैं एलिमिनेट करने के बाद, उनको हम लोग हेड टू हेड कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद जो आंसर तुम लोगों के दिमाग ने एक दफा सोच लिया है ना, उस आंसर से हटना नहीं है। अपने आप को जब कंफ्यूज करोगे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। जरा इनकी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि टास्क वर्ड, जब हम लोगों ने स्टेम को बार बार पढ़ना है तो हमें बेसिकली यहाँ पे टास्क वर्ड ढूंढने हैं। जैसे एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मिड साइकिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज इन अ 35 day menstrual cycle एक्सेप्ट, दैट इज द मेन पॉइंट।
कि 35 डे वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज 21st डे के ऊपर होगी, वहीं पे ओव्यूलेशन होगी, हमें पता है। भाई मैंने बहुत काबिल बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि उन्होंने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ी है, उन्होंने एक्सेप्ट को नहीं देखा, उन्होंने ये कीवर्ड जो टास्क वर्ड इसको नहीं देखा, उन्होंने पहली ऑप्शन पढ़ी, अच्छा ये वाली जो ऑप्शन है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हवाले से ठीक है, 35 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से भी ठीक है, और उन्होंने फिर इसको आंसर किया, इसको टिक किया और आगे चले गए। बाकी ऑप्शंस तो पढ़ो। द मेच्योर फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द ओवोसाइट, ये भी तो करेक्ट है, ये भी तो ओव्यूलेशन ही होती है। द रप्चर्ड फॉलिकल बिकम्स अ कॉर्पस ल्यूटियम दैट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन, तो ये वाली बात भी तो करेक्ट है। आगे हमारे पास है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएटिंग लेबर वाया ऑक्सीटोसिन, भाई यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस अगर लेबर इंड्यूस कर रही है वो प्रेगनेंसी के एंड पे होता है, तो ये हमें तब तक सही तरह से आंसर ना पता चलता अगर हमने सारी ऑप्शंस को ना पढ़ा होता और हम लोगों ने जो एक्सेप्ट है इस चीज को ध्यान से ना देखा होता, ठीक है। फिर अगले चलते हैं, प्रिडिक्ट बिफोर सीइंग द ऑप्शंस, ये आप लोगों के कोर कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। जैसे यहां पे एग्जांपल है, अ हार्मोन विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स या मेनली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, अल्लाह के बंदो हार्मोन जो होते हैं उनके दो ही रिसेप्टर्स हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होंगे, या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे। अब अगर सेल सरफेस रिसेप्टर्स की बात करें तो प्रोटीन वाले हार्मोन्स होते हैं, अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात करें तो हमें यहीं से आइडिया होना शुरू हो जाता है कि स्टीरॉयड हार्मोन की बात हो रही है। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स एंड स्लो जीनोमिक इफेक्ट्स, सॉरी शो जीनोमिक इफेक्ट्स इज मोस्ट लाइकली, तो भाई जिसने जीनोमिक इफेक्ट्स को शो करना है, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, वो ऑब्वियसली एक स्टीरॉयड हार्मोन होगा। और स्टीरॉयड हार्मोन यहाँ पे कौन सा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन तो खैर एक कैटेकोलामाइन है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स में आएंगे। जो कोर्टिसोल होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, भाई ये स्टीरॉयड हार्मोन है। तो हमें पता चल जाएगा कि यार स्टीरॉयड हार्मोन यहाँ पे आंसर था, कोर्टिसोल इज द स्टीरॉयड हार्मोन। तो बच्चों ऑप्शंस को पढ़ने से पहले गैस करना सीखो, गैस करना शुरू करो, आप लोगों के लिए इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, द एम्ब्रियो मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, यहां तक अगर तुम लोग पढ़ते हो, अभी हम लोग एक्सेप्शन यहाँ पे ये डाल रहे हैं कि हम लोगों ने कीवर्ड को नहीं देखना, कीवर्ड को देखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे भी कीवर्ड को देखो कि यार एम्ब्रियो है, उसने कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है, तो एम्ब्रियो कॉर्पस ल्यूटियम को सिर्फ एक ही तरीके से मेंटेन कर पाता है, वो उसको सिग्नल भेजता है कि आई एग्जिस्ट, मैं बन चुका हूं, मेरी डेवलपमेंट हो रही है, तुमने खत्म नहीं होना, तुमने खराब नहीं होना। तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को ये सिग्नल कैसे भेजता है, वो भी एक स्टीरॉयड प्रोड्यूस करता है इन वेरी अर्ली प्रेगनेंसी बाय सीक्रेटिंग विच हार्मोन। तो बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये ओव्यूलेशन के लिए यूज होता है। एस्ट्रोजन ओवरी में प्रोड्यूस हो रहा था फीमेल के अंदर, प्रोजेस्टेरोन तो कॉर्पस ल्यूटियम में खुद प्रोड्यूस करना है। लेकिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हमें पता, हमें पहले आधी स्टेटमेंट पढ़कर ही पता चल गया था कि यार ये वाला आंसर जो है वो इसका हो सकता है। तो हम लोगों को जब ये वाला आंसर पहले से ज़हन में होगा, हमें इस आंसर को डिड्यूस करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली। फिर आगे चलते हैं, मैच द टाइम स्केल इमीडिएट वर्सेस लॉन्ग टर्म, ये समझने वाली चीज है। अब बच्चों यहां पर जो टाइम स्केल की बात हो रही है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी मैं ज्यादातर आप लोगों को बायोलॉजी के एमसीक्यूज बता रहा हूं कि कोई भी फिनोमिना की बात हो रही है और वो फिनोमिना थोड़ी देर के लिए हो रहा है, थोड़ी देर के अंदर कंप्लीट होगा, या उसको कंप्लीट करने में एक लॉन्ग टर्म रिक्वायर्ड है, इस चीज को भी जहन में रखना है और इस चीज को जहन में रखकर तुम लोगों ने आंसर करना है। जैसे द मोस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ सडन फॉल इन आर्टेरियल प्रेशर इज, अब बच्चों अगर हमारे पास आर्टेरियल प्रेशर, ब्लड प्रेशर है, उसके अंदर अगर फॉल आएगा, आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, सबसे इमीडिएटली कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकता है या कौन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है? अगर इन तमाम ऑप्शंस को देखते हैं, इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिन रिलीज, भाई यहाँ पे ब्लड सेल तो प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा ना, हमें ये काम फौरन से तो नहीं हो सकता। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, हार्मोन सिस्टम है, ये काम करने, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे मगर इमीडिएट इफेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमीडिएट इफेक्ट जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम खुद उसमें शामिल हो रहा होता है। इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, अगेन हार्मोन कंट्रोल है, इमीडिएट इफेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड बैरो रिसेप्टर्स रिफ्लेक्स वाया मीड्यूला ऑब्लोंगेटा,
तो भाई यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, आर्टरीज के अंदर बैरोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होगा वो इमीडिएट इफेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा होगा। बहुत से आपको एमसीक्यू जैसे मिलते हैं जिनमें टाइम स्केल होता है कि यार इमीडिएट प्रोसेस होना है या लॉन्ग टर्म प्रोसेस होना है। तो इन दोनों को जहन में रखकर फिर आंसर करो और खुद से कुछ ऐसे एमसीक्यूज निकालो अपनी बुक में से, उनको इन तमाम रूल्स के साथ आंसर करने की कोशिश करो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये रूल्स कितने जरूरी हैं। डेफिनेशन वर्सेस एग्जाम्पल। भाई ये बच्चों का मैं जो है वो क्लास में शुगर भी लगाता रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि डेफिनेशन लिखी होती है किसी चीज की और बच्चे उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना अपने दिमाग के अंदर कि वो उसको भी गलत करना शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्टेटमेंट है, रिएक्शन हो रहा है भाई 10 मिलीग्राम मैग्नीशियम का और किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, इसमें से जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली जो चीज बहुत थोड़ी अमाउंट में मौजूद है वो लिमिटिंग फैक्टर है। बच्चे इस चीज को कंफ्यूज कर इतना कर रहे होते हैं, अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हैं। भाई कभी कभार हमारे पास जो स्टेटमेंट सीधी सीधी नजर आ रही होती है ना, स्टेटमेंट वही होती है, ठीक है, तो उसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं होती। जहां पे डेफिनेशन है वहां पे एग्जाम्पल नहीं ढूंढनी, स्टेटमेंट हमारे पास आती है जो पूरी की पूरी डेफिनेशन होती है। तो ए न्यूक्लिएट मेमेलियन सेल स्पेशलाइज्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। भाई ए न्यूक्लिएट, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट दोनों के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो हमें डेफिनेशन से पता चल जाता है कि यार आंसर कौन सा वाला सही होने वाला है। तो डेफिनेशन और एग्जांपल वाली जो चीज होती है उसको कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसा सेल बताओ जिसने फलां जगह पे जाकर बैक्टीरिया को खाना है, भाई हमारे पास जो फैगोसाइट्स होंगे वो बैक्टीरिया को खा रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपली जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन आप लोगों ने ढूंढनी है, डेफिनेशन लिखी होगी उसकी जो हेडिंग है वो ढूंढनी है आप लोगों ने, या फिर सिर्फ एग्जांपल ढूंढनी है जिन स्टेम के अंदर, जिन एमसीक्यूज की स्टेम के अंदर ये वाला पॉइंट मेंशन्ड होगा। फिर बच्चों बहुत से एमसीक्यूज तुम लोगों को मिलते हैं। अब ये इनमें से जो मैंने अभी तक आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए ना, ये सारे पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। अब आप लोगों को एक एमसीक्यूज मिलता है भाई, उसके अंदर ऑपोजिट्स लिखे हुए हैं, यस और नो लिखा हुआ है। दो ऑप्शंस और भी होंगी, लेकिन अगर ऑपोजिट्स मौजूद हैं तो एक उन दोनों ऑपोजिट्स में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, मोस्ट लाइकली यही काम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऑपोजिट्स मौजूद हो, इन एडल्ट मेल्स इनहिबिन प्राइमरीली एक्सर्ट्स व्हिच फीडबैक ऑन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब बच्चों यहाँ पे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, दोनों ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। दूसरा हमारे पास नो इफेक्ट्स या कन्वर्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनटू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ये दो ऑपोजिट्स मौजूद है ना, तो मोस्ट लाइकली ये दोनों ऑप्शन दूसरी वाली गलत होंगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगी। आप लोगों को ये वाली बात पता चल गई, 50% आप लोगों ने ऑप्शन यहीं से निकाल दी। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या होगा बच्चों? उसके बाद हमारे पास या तो इंक्रीज या डिक्रीज। अब देखो इनहिबिन है, उसने नेगेटिव फीडबैक देना है। अगर उसने नेगेटिव फीडबैक देना है तो नेगेटिव फीडबैक जो होगा बच्चों, इंक्रीज तो नहीं करेगा, डिक्रीज ही कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट होगी। फिर चलते हैं बच्चों एक और ऑप्शन की तरफ। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर आर रेगुलेटेड प्रीडोमिनेंटली बाय विच फीडबैक टाइप। अब बच्चों फीडबैक टाइप या नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है ना। जो फीडबैक टाइप होगी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज ठीक होनी है। हमारी पूरी बॉडी नेगेटिव फीडबैक पर चल रही होती है, उसमें से एक जो हमारे पास ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस की टाइप होती है लेबर के अंदर, ये अकेली चीज है जो कि पॉजिटिव फीडबैक पे चलती है। हमें पता चल जाएगा बाकी दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत थी और इन दोनों में से एक करेक्ट है, वो सी ऑप्शन करेक्ट है। और बच्चों जो लास्ट पॉइंट अभी फिलहाल आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, एब्सोल्यूट्स को जहन में रखना है। बायोलॉजी के अंदर लॉज क्यों नहीं प्रोड्यूस होते ज्यादा? क्योंकि बायोलॉजी के अंदर एब्सोल्यूट्स होते ही नहीं है। लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि भाई कोई एक सिंगल स्टेटमेंट हर एक चीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो जब कभी भी एब्सोल्यूट का जिक्र किया जाएगा कि तमाम चीजें ऐसी होती हैं, तमाम प्रोसेस ऐसे होते हैं, उन एब्सोल्यूट्स को मेनली आप लोगों ने यही देखना है कि ये एब्सोल्यूट गलत होंगे। जो एक्सेप्शंस होती हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एब्सोल्यूट है, तमाम के तमाम एंजाइम प्रोटीन होंगे। हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ी हुई है ये वाली, मगर ये एब्सोल्यूट है तो हम लोगों ने यहां पे देखना है कि ये गलत हो सकता है। एंजाइम्स ऑलवेज इंक्रीज रिएक्शन इक्विलिब्रियम, कभी कभार तो डिक्रीज भी करते हैं। तो भाई हमारे पास जो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है ये गलत होगी या ये गलत हो सकती है।
सम एंजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल जैसे कि राइबोजाइम्स। अब यहां पे सम का जिक्र किया जा रहा है, एब्सोल्यूट का ऑपोजिट है, तो ये बड़ी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, करेक्ट होगी। तो ये चीजें बच्चों जो तुम लोगों ने जेहन में रखनी है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, अगर तुम अनश्योर हो कि एमसीक्यूज जो तुम्हारे सामने है वो एमसीक्यूज 100% एक्यूरेट है और तुम्हें आता है, 100% श्योर हो तुम, तो ठीक है। नहीं श्योर तो भाई इन तमाम ऑप्शंस को, इन तमाम जो ट्रिक्स होती है इनको यूज करके तुम सही आंसर जो है निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर तो एमसीक्यूज आता ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए, जरा कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ कि भाई अगर तुम्हें वो वाली वीडियो भी चाहिए तो उस वीडियो को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।